मित्रों, दुनिया भर में सियासी जमातों की तीन किस्में आपको नजर आएंगी। दुनिया में आप कहीं पर भी चले जाएं, तीन इकसाम होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज की। एक किस्म वो होती है जिसको राइट विंगर्स कहा जाता है, दूसरी किस्म वो होती है जिसको लेफ्ट विंगर्स कहा जाता है, और तीसरी किस्म वो होती है जिनको सेंटरिस्ट कहा जाता है। अब वैसे तो ये जो किस्में हैं पॉलिटिक्स की डिफरेंट, ये सदियों से लेकर एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन ये जो टर्म है ना, लेफ्ट विंगर, राइट विंगर, सेंटरिस्ट वगैरह, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान पहली मर्तबा सुनने को मिला। सेंटरिस्ट तो थोड़ा सा बाद में सुनने को मिला, लेकिन राइट विंग और लेफ्ट विंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान दुनिया को सुनने को मिला। असल में हुआ ये था कि 1789 में समर था, गर्मियों के दिन थे, तो उस दौरान हुआ ये कि फ्रांस की नेशनल असेंबली मिली समर के अंदर, एक इजलास उनका तलब हुआ। उस इजलास में असल में तय ये होना था कि भाई ये जो किंग ल्यूइस है, अब ल्यूइस को कितना पावर होना चाहिए, ये इन्होंने तय करना था नेशनल असेंबली में। तो ये लोग जब वहां पहुंचे तो हुआ ये कि दो हिस्सों में तकसीम हो गए, डेलीगेशंस जो थे दो हिस्सों में तकसीम हो गए। एक हिस्सा वो था जो कि बादशाह के वफादार थे, लॉयलिस्ट थे, और वो चाहते थे कि बादशाह को मैक्सिमम पावर होना चाहिए। लेकिन जो दूसरा हिस्सा था वो थोड़े से लिबरल थे, उनका मानना था कि नहीं, बादशाह को इतना ज्यादा पावर नहीं होना चाहिए। तो जो असेंबली थी दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। तो जो बादशाह के हामी थे वो राइट साइड पे वहां पर नजर आए, और जो बादशाह के मुखालिफ थे, क्योंकि एक टोलों में बट गए हुए थे, तो यहां से ये जो टर्म है ये स्टार्ट होता हुआ नजर आता है। बाद में ये जो सेंट्रिस्ट अप्रोच जिसको कहा जाता है, जो कि थोड़े से लेफ्टिस्ट भी हैं, थोड़े से राइटिस्ट भी हैं, तो ये थोड़ा सा बाद की तख्लीक है, लेकिन लेफ्ट और राइट जो है ये फ्रांस के रेवोल्यूशन के दौरान नजर आया पहली मरतबा। अच्छा, राइट विंगर्स का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ बादशाह का वफादार होना। राइट विंग का मतलब ये होता है कि अपने वैल्यूज, ट्रेडिशंस और इनको कंजर्वेटिव भी कहा जाता है। तो कंजर्वेटिव वर्ड से आप समझ जाइए कि ये कौन सी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज होती है। इनका रिलीजन की तरफ भी थोड़ा सा झुकाव रहता है राइट विंगर्स का अमूमी तौर पर। अब बांग्लादेश के अंदर भी कुछ ऐसा ही है। यहां पे आपको तीनों अकसाम नजर आती हैं। लेफ्ट विंगर्स भी हैं, शेख हसीना टाइप पार्टियां, राइट विंगर्स भी हैं, जमात इस्लामी और दीगर भी बहुत सारी वहां पर राइट विंगर्स हैं, और यहां पर सेंटरिस्ट भी हैं जो कि बीच में रहते हैं। लेकिन मसला तब क्रिएट होता है जब कोई जमात जब हार रही होती है या पब्लिक के अंदर उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही होती है, तो जबरदस्ती दूसरी आइडियोलॉजी के ऊपर तरह तरह के इल्जामात लगाना कि ये टेररिस्ट है, तो ये इंतहा पसंद है, एक्सट्रीमिस्ट है। प्रॉब्लम यहां पर क्रिएट होता है। सियासी जमातों को सियासत में मुकाबला करना चाहिए। बांग्लादेश के अंदर भी लंबे अरसे तक यही होता रहा है। कुछ जमातों को बैन किया जाता रहा है, कुछ जमातों को ऊपर प्रमोट किया जाता रहा है, ये सारा कुछ होता रहा है। इंडिया के अंदर हमेशा से बांग्लादेश का जो लेफ्ट है उसको सपोर्ट किया जाता रहा है, और हमेशा से राइट फ्रॉम 1971, बल्कि उससे भी पहले जो लेफ्टिस्ट जमातें हैं वो इंडिया के करीब रही हैं वहां पर। लेकिन बांग्लादेश की जो सोसाइटी है उसके अंदर राइट विंगर्स को हमेशा से एक्सेप्टेंस ज्यादा नजर आई है। यही वजह है कि जब लेफ्टिस्ट अपने पीक पर पहुंचे हुए थे 1971 में, तब भी जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया इसको सेक्युलर तो बना दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनको बाद में कहीं चलकर इस्लाम स्टेट रिलीजन के तौर पर ऐड करना पड़ा। इसकी वजह असल में पब्लिक थी, राइट विंगर्स थे, असल में उनका प्रेशर था, तो ये चीज उनको डालनी पड़ी। तो बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन में आपको दोनों चीजें नजर आती है। राइट विंगर्स का भी नैरेटिव थोड़ा सा नजर आ जाता है, लेफ्ट विंगर्स का भी आ जाता है। ये और बात है कि जो शेख हसीना साहिबा की पार्टी थी उन्होंने बहुत सारी अमेंडमेंट्स अपने हक में ऐसी कर रखी है जिससे ये कॉन्स्टिट्यूशन ओवरऑल अगर आप देखें तो सेक्युलर ज्यादा नजर आता है। अब इंडिया के अंदर लंबे अरसे तक शेख हसीना को सपोर्ट किया जाता रहा इन्हीं हरकतों की वजह से कि वो लेफ्टिस्ट हैं, सेक्युलर हैं बहुत ज्यादा। लेकिन इसके चलते हुआ ये कि पब्लिक में जैसे जैसे शेख हसीना अनपॉपुलर होती गई वैसे वैसे इंडिया भी अनपॉपुलर होता चला गया। नाउ जब वो पावर में नहीं रही, उनका इक़्तिदार खत्म हो गया है, तो इंडिया में इस बात पर डिस्कशंस बहुत ज्यादा हो रही है। मीडिया वहां पर बहुत ज्यादा लिख रहा है कि आगे क्या करना चाहिए। ऐसे में लेफ्टिनेंट जनरल पनग साहब है जो कि एक बड़े इंडिया के डिफेंस और सिक्योरिटी के मुद्दों पर एनालिस्ट हैं, लिखते रहते हैं बहुत सारे अखबारात में, इनके आर्टिकल्स में पढ़ता रहता हूं, बड़ा अच्छा लिखते हैं। इन्होंने एक बड़ा अच्छा सुझाव अपनी गवर्नमेंट को दिया है। उन्होंने कहा है कि देखें, ये जो सारे वाकयात हुए हैं ये सारे वाकयात शो कर रहे हैं
کہ ہم پہ ٹرسٹ نہیں رہا لوگوں کا، ایک بڑے حصے کا ٹرسٹ نہیں رہا، ابھی اس ٹرسٹ کو ری بلڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس ٹرسٹ کو ری بلڈ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری پوزیشن ایسی ہے انڈیا کی کہ ہم ارریلیونٹ نہیں ہو سکتے۔ بنگلہ دیش کے اندر کوئی بھی جماعت آ جائے، لمبے عرصے تک ہمیں وہ ارریلیونٹ نہیں کر سکتے، ہماری ضرورت پڑنی ہی پڑنی ہے ان کو۔ تین طرف سے ہم ہیں، گراؤنڈ ریئلٹیز یہ ہیں کہ ان کو ہماری ضرورت آج نہیں تو کل ویسے ہی پڑنی ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے، ضروری یہ ہے کہ وہاں کی جو پبلک ہے ہم ان کے سینٹیمنٹس کو سمجھیں اور جو وہ چاہتے ہیں ہم وہ ان کی بات مانیں۔ یہ آج ان کا اوپینین دا پرنٹ کے اندر چھپا ہے کہ ریگیننگ دی کانفیڈنس آف بنگلہ دیش از کی ٹو سیف گارڈنگ انڈیاز نیشنل سیکیورٹی۔ لوگوں کا کانفیڈنس جیتنا بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ہماری جو نیشنل سیکیورٹی ہے وہ اصل میں اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ بنگلہ دیشی ہم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ An unfriendly government in Bangladesh can dilute the BIMSTEC program, undermining India's status as a regional and emerging world power۔ بڑی اچھی بات کی ہے انہوں نے کہ جب تک بنگلہ دیشی لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے آپ کا بمسیک بھی نہیں چلے گا، اور یہ جو آپ کوشش کر رہے ہیں ایک ریجنل اور گلوبل پاور کے طور پر ایمرج ہونے کی، یہ بھی آپ کی کوششیں اتنی کامیاب نہیں ہوں گی ایز لانگ ایز یو ڈونٹ ہیو پیپل سپورٹ ان بنگلہ دیش۔ اچھا، انہوں نے پھر یہ سارا کچھ لکھا کہ شیخ حسینہ کے دور میں بڑی ہم نے کامیابیاں بھی حاصل کی، بہت اچھا دور رہا اور انڈیا کو کافی فائدہ بھی ہوا، لیکن پبلک کے جو سینٹیمنٹس ہیں وہ کہتے ہیں ان کو سمجھنے میں ہم ناکام رہے ہیں۔ کہتے ہیں انڈیا فیلڈ ٹو اسیس دی ایکسٹریم ریزنٹمنٹ امنگ بنگلہ دیشیز اگینسٹ حسیناز ڈرکونین اتھارٹیرینزم، دی allegedly rigged 2024 elections, virtual one-party rule, rising unemployment and brutal crackdown on anti-reservation protests which spiraled into their second liberation. The people were also resentful of the neo-nationalist Muslim bashing in India and indiscreet statements made by political and military leadership, laced with words like Levinson, termites and Guspetiye, presumably made against illegal immigrants but which were perceived as a national insult by Bangladeshis. تو کہیں نہ کہیں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو لوکل سیاست ہے اس نے بھی بڑا گند مچایا ہے ہمارے لیے۔ وہاں بنگلہ دیش کے اندر ہماری جو ریپوٹیشن خراب ہوئی ہے اس میں ہماری لوکل پالیٹکس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی ہیں جنہوں نے ہمارے انٹرسٹ کو نقصان پہنچایا ہے۔ تو پنک صاحب نے ایڈوائز دی ہے اپنی گورنمنٹ کو، اور بڑی اچھی ایڈوائز دی ہے، ٹوٹلی ایگری وتھ ہم، کہ یہ چیزیں ہمیں ختم کرنی پڑیں گی۔ ہمیں اگر وہاں پر اپنا انٹرسٹ سیف گارڈ رکھنا ہے بنگلہ دیش کے اندر تو وی ہیو ٹو ایڈاپٹ فرینڈلی اسٹریٹجی، ایسی اسٹریٹجیز جو کہ بنگلہ دیش کی عوام کے اندر ایکسیپٹیبل ہو۔ پپٹ ریجیمز مسلط کرنا اور ان کے ذریعے اپنا جو نیشنل انٹرسٹ ہے ان کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرنا، یہ تجربہ فیل رہا ہے۔ لانگ ٹرم سولوشن یہی ہے کہ وہاں پر جو عوامی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ اچھے ٹائز ڈیولپ کیے جائیں اور ان کے ذریعے پھر انڈیا کے جو نیشنل انٹرسٹ ہیں ان کو پروٹیکٹ کیے جائیں۔ ایک طرح سے یہ ون ون اسٹریٹجی اڈاپٹ کرنے کا مشورہ اپنی حکومت کو دے رہے ہیں، اور اگر آپ لانگ ٹرم میں دیکھیں تو یہ اسٹریٹجی یقینی طور پر کام بھی کر سکتی ہے۔